हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम संविधान के जो निर्माण हो रही थी उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं जो हम योजनाएं पढ़ रहे थे उसी में आगे चर्चा करते हैं। एक और योजना थी, कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है। तत्कालीन वायसराय थे माउंटबेटन। ओके, तो हुआ यूँ कि ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बने। कौन थे? एटली जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली। फरवरी 1947 में उन्होंने घोषणा की। उस घोषणा के बाद ये निश्चित हो गया कि अब भारत आज़ाद होगा, अब इंडिया एक फ्री कंट्री होगा। ठीक है। वायसराय माउंटबेटन इन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। ठीक है। अब इस योजना में क्या क्या प्रावधान थे जरा गौर से देखते हैं। इन्होंने बोला योजना के वैधानिक रूप से होते ही भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे। भारत पाक अलग अलग हो जाएंगे। संविधान सभा भी अलग अलग हो जाएगी। दो अलग अलग संविधान सभा होगी, अपने अपने लिए संविधान का निर्माण करेगी। अभी भी देशी रियासतों को स्वतंत्र हो गए कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें या इनमें से किसी एक के पास चले जाएं, भारत या पाकिस्तान। ठीक है। अलग अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं। अब कुछ समस्या थी, जैसे कुछ क्षेत्र थे, जैसे कि भारत का जो क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तो इधर सिंध और पंजाब का क्षेत्र था, इधर असम का क्षेत्र था। तो यहाँ जनमत संग्रह के द्वारा व्यवस्था की गई कि लोग किस तरह रहना चाहते हैं। ठीक है, ये प्रावधान किया गया था। अब जो बंगाल था, बंगाल और पंजाब यहाँ जो अल्पसंख्यक ज़िले थे। ठीक है। यहाँ अल्पसंख्यक ज़िले कहने का मतलब जो हिंदू और मुस्लिम बाहुल वाले जो क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र थे, वहाँ के सदस्यों को अलग अलग बुलाया गया। कैसे? उनको अलग अलग बुलाया गया, अलग अलग मीटिंग की गई और ये निश्चित कर दिया गया था पहले से, अगर कोई भी सदस्य चाहे कि वो अलग होना चाहता है तो अलग कर दिया जाएगा। अब भाई ये सब प्रावधान जो थे ना, कांग्रेस को भी सही लगे, मुस्लिम लीग को भी सही लगे, दोनों को सही लगे। तो माउंटबेटन योजना स्वीकृत हो गई। अब ये माउंटबेटन योजना स्वीकृत हो गई तो अब इसको वैधानिक रूप देना था और यही बना भारत शासन। भारत शासन अधिनियम 1947, जो माउंटबेटन योजना हमने पढ़ी, जो प्रस्ताव योजना रखी गई थी, उसी का ये वैधानिक स्वरूप था। अब क्या क्या अधिनियम बना देखिए। पहला तो ये हुआ कि जैसे ही ये अधिनियम अस्तित्व में आएगा, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। ब्रिटिश शासन का कोई प्रभुत्व तो नहीं रह जाएगा उन पर। ठीक। ये दोनों स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। क्या होंगे? स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। यहाँ ब्रिटिश गवर्नर जनरल इनकी नियुक्ति करेगा दोनों राष्ट्रों में। ठीक है। जो भारत सचिव का पद है, क्या? भारत सचिव का पद, भारत सचिव का जो पद है
उसको बना दिया जाएगा उच्चायुक्त। ये पद सृजन किया जाएगा, उच्चायुक्त का पद राष्ट्रमंडल देशों में। कहाँ? अब राष्ट्रमंडल देश क्या है? जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं उन सब को मिलाकर राष्ट्रमंडल देश बना है। 1948 में भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बन चुका है। ओके, तो यहाँ ब्रिटेन, जहाँ जहाँ ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है वहाँ उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है। उसके अदर जो जगह होते हैं, देश होते हैं, वहाँ राजदूतों की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। ओके, 1948। तो ये प्रावधान थे और 15 अगस्त 1947 को ये लागू हो गया, भारत आज़ाद हो गया। ठीक, तो ये था भारत शासन अधिनियम जिसको हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि अब ये योजनाएं तो चल रही थी। ओके, ये योजनाएं तो चल रही थी। भारत में संविधान का निर्माण कैसे होता है? 1946 कैबिनेट मिशन, जैसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कैबिनेट मिशन के बारे में। इस कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के बारे में बात की गई थी, उसको ही व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया, व्यवहारिक रूप दिया गया, इस संविधान सभा दिया गया। और क्या किया गया? 385 सीट्स बने टोटल संविधान सभा में। 385 सीट्स बने संविधान सभा में। अब किसके किसके लिए कितना कितना? 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत के लिए, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ओके, 93 देसी रियासतों के लिए। ओके, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। क्या क्षेत्र थे? कमिश्नरी क्षेत्र। ओके, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? कलकत्ता था, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता, मद्रास, जयपुर और ये बम्बई। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो इतनी संविधान सीटें थी। अब जुलाई और अगस्त 1946 में क्या हुआ? चुनाव। अब इस चुनाव में क्या हुआ? इस चुनाव में भाई कांग्रेस बहुमत में आई। कौन? कांग्रेस। कितनी सीटें जीती? 208। कांग्रेस 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? मुस्लिम लीग को मिली 73 और अन्य पार्टियों को मिली 15 की सीट। ओके, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य को। इस प्रकार से सीट मिले। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये संविधान सभा, अभी संविधान सभा तो थी, अभी संविधान सभा को अंतरिम सरकार में बदलने का भी प्रावधान किया गया था। तो ऐसा ही कुछ हुआ। 2 सितंबर 1946 ये अंतरिम संविधान जो सभा थी बन गई अंतरिम सरकार। कब तक के लिए? जब तक के लिए हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता, बनकर तैयार नहीं हो जाता। अब दूसरा इम्पोर्टेंट डेट क्या है? 20 नवंबर 1946 वायसराय साहब ने बुलाई, इनको आमंत्रित किया। अब नवनिर्वाचित सदस्य थे तो सभा के लिए आमंत्रित तो करते हैं, तो आमंत्रित किया इन्होंने। भाई 9 दिसंबर 1946 को सभी सदस्य आए, बैठक की। अब बैठक की है तो हेड तो कोई बनेगा, अध्यक्ष बनाना था। तो वरिष्ठ सदस्य थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता भी है कभी कभी। डॉक्टर
सच्चिदानंद ओके सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष चुन लिया गया। अब क्या, अब ये कि 10 दिसंबर को ये एक्सपायर हो गए, निधन हो गया इनका। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये जो अध्यक्ष थे अस्थायी थे ना, अस्थायी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको बना लिया गया स्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया इनको? स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 13 दिसंबर 1946 बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ओके, इन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भाई अब प्रस्तुत किया है तो पारित भी होगा। 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, इनको याद करना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई थिंक आपने ले लिया होगा। तो ये पारित हो चुका था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। संविधान अंतिम रूप से लागू हो गया। भाई अंतिम रूप से लागू हो गया है तो कुछ आर्टिकल के साथ हुआ होगा। कौन कौन से आर्टिकल थे भाई? 5, 6, 7, 8, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, और आर्टिकल 324, आर्टिकल 388, आर्टिकल 60, आर्टिकल 366, 67, 392 एंड 393। हाँ यही है। ओके, एंड आर्टिकल 379 एंड 380। सही है, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स के साथ संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। अब बात करते हैं हम 22 जुलाई 1947 की। तिरंगे को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार लिया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की
अंतिम बैठक हुई, कौन से नंबर की थी ये? 12वें नंबर की और अंतिम बैठक हुई 12th नंबर की थी। राष्ट्रपति चुना गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान सभा में अंतिम बैठक हुई, 12वें नंबर की, राष्ट्रपति चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और हमने यहाँ पे 284 सदस्य जो थे इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। हीरालाल जे कानिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट, इन्होंने ही शपथ दिलाई राष्ट्रपति की। किसको? राष्ट्रपति की शपथ दिलाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वंदे मातरम, वंदे मातरम को हमने चुना अपना राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को। अशोक स्तंभ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमने चुना अपना राष्ट्रीय चिन्ह। देखिएगा, भारत शासन का कोई भी ऑफिशियल लीडर रहता है उसमें राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ होता है। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट थे जब जब कुछ कुछ चीज़ें लागू हुई हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, कुछ समितियां भी बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए, और इन समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, कौन कौन सी समितियां थी? समिति है, ठीक है, उसके अध्यक्ष सदस्य, उनको देखते हैं। पहला कौन सा था? नियम एवं संचालन समिति। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीन सदस्य थे इनको मिलाकर, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन थे? केंद्रीय विधान समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब प्रांतीय विधान समिति भी थी, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अब
अब था झंडा समिति। झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। ओके, ये इनके सदस्य थे। और एक इम्पॉर्टेंट समिति और थी, यहाँ पे ये था मौलिक अधिकार समिति। सबसे बड़ी समिति थी ये और बहुत इम्पोर्टेंट भी। 54 सदस्य के साथ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये कुछ समिति थी और आगे समिति के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन सी समिति? ये थे प्रारूप समिति। क्या? प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का पिता भी कहते हैं। बहुत बुद्धिमान पुरुष थे भीमराव अंबेडकर, काफ़ी दूरदर्शी थे। वर्तमान स्थिति भी इस संविधान के अनुसार ही है। हमारे संविधान सभा के सदस्य दूरदर्शी थे, उनके विज़न के कारण ही आज जो संविधान देख रहे हैं, आज हमारी जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उस संविधान के माध्यम से हम उसका हल निकाल लेते हैं। ओके, तो इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे गोपाल स्वामी, अयंगर और के मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, और इसके सदस्य थे कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। एक और सदस्य थे एन माधवराव और टीटी एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी। ओके, तो टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। इसके अलावा भी कुछ समितियां थी, जैसे इसको आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, कौन कौन सी? विधि संचालन समिति, और विधि संचालन समिति, राज्यों के साथ समझौता समिति। क्योंकि ये बहुत सारे रियासतें थी, इन सबको जोड़ना था, प्रांत थे, इन सबको जोड़ना था, इसलिए ये समिति बहुत इम्पोर्टेंट, राज्यों के साथ समझौता समिति। ओके, ताकि भारत एक अखंड राज्य बना रहे। विधि संचालन, विधि प्रक्रिया समिति, सॉरी, इस दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कार्य संचालन समिति, KM मुंशी, ये इसके अध्यक्ष थे। ये दोनों और ये अलग।
ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग 32 समितियां थीं, जिसमें 13 बड़ी थी, 19 उप समितियाँ थीं। तो टोटल 32 समितियाँ थीं। ये समितियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारे कार्य हुए संविधान सभा में, बहुत सारे मुद्दे थे, सभी चीज़ों को सब के सब देखने से चीज़ें उलझती, इसलिए अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लोगों को सौंप दिया गया था, बुद्धिजीवियों को। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये हमारा संवैधानिक विकास हमने विभिन्न चरणों में इसको पढ़ा, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर ब्रिटिश शासन ने खुद अधिकार में ले लिया, फिर धीरे धीरे विभिन्न योजनाएं आई, भारत को एक संवैधानिक आधार मिला। उसके वर्तमान संविधान के लिए जो हम वर्तमान में जो संविधान देख रहे हैं वो इन्हीं क्रमागत घटनाओं का परिणाम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आई होप आपको इस संवैधानिक विकास का जो विभिन्न चरण थे वो समझ में आया हों। थैंक यू।